हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री परीक्षा तैयारी जीत में। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर पोस्ट के एग्जाम की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एमसीक्यूज की सीरीज, जिसमें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम डब्ल्यू एग्जाम के लिए हिंदी, राजस्थान जीके और एग्रीकल्चर के अलग अलग टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस पार्ट में हम एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्री परीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी आगे हम वीडियो अपलोड करें तो आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पीट्रो डी क्रेसेंजी। और दोस्तों, अगर इसके दूसरे ऑप्शंस, इस क्वेश्चन के दूसरे ऑप्शंस को हम डिस्कस करें तो जो एंटोन डी बेरी है वो प्लांट पैथोलॉजी के फादर है, और जो वीवी डोकुचेव है ये सोयल साइंस के फादर है, और डॉक्टर बीपी पाल ये प्लांट ब्रीडिंग के फादर है। तो दोस्तों, आपको इस पहले क्वेश्चन में जो है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, इसका सही आंसर याद रखना है आपको, पीट्रो डी क्रेसेंजी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम NAIS स्टार्टेड फ्रॉम। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम NAIS की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1999 से 2000 के रबी सीजन में नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की गई। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विद मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित कौन सी रिवोल्यूशन है इन दिए गए ऑप्शन में से? तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्हाइट रिवोल्यूशन। जो व्हाइट रिवोल्यूशन है वो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। और इसके अगर दूसरे ऑप्शंस की बात की जाए, जो कि है ऑप्शन है ब्लू रिवोल्यूशन। जो ब्लू रिवोल्यूशन है दोस्तों, वो है आपका फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन से संबंधित है। जो ऑप्शन सी है ये ग्रीन रिवोल्यूशन, फूड ग्रेन से संबंधित है। और जो सिल्वर रिवोल्यूशन है वो है अंडा उत्पादन से संबंधित, या पोल्ट्री प्रोडक्शन से संबंधित, एग प्रोडक्शन से संबंधित। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो व्हाइट रिवोल्यूशन से संबंधित है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज ड्रोसोपिला ऑफ क्रॉप प्लांट। इनमें से किस क्रॉप को ड्रोसोपिला के नाम से जाना जाता है? ड्रोसोपिला के नाम से। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है मेज। आपको ये याद रखना है कि मेज क्रॉप को ड्रोसोपिला ऑफ क्रॉप प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। और अगर दूसरे ऑप्शंस की बात की जाए तो जो पहला ऑप्शन है व्हीट, इसको किंग ऑफ सीरियल्स कहा जाता है, अनाजों का राजा कहा जाता है। जो सोरगम है इसको किंग ऑफ कोर्स ग्रेन्स, मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। जो मैंगो है इसको किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा कहा जाता है। और ड्रोसोपिला जो है वो है मेज क्रॉप को कहा जाता है। नेक्स्ट, दोस्तों, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म गिवन बाय। ग्रीन रिवोल्यूशन जो टर्म है वो किसने दी थी? तो दोस्तों, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, विलियम गोड। और इसका दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। तो जो सी ऑप्शन है ये है ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर है वर्ल्ड में। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कौन है दोस्तों? डॉक्टर एनी बोरलॉग। और जो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर है वो है आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और जो टर्म दी थी वो दी थी विलियम गॉड ने। आपको ये भी याद रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, विच क्रॉप हैविंग हाईएस्ट कल्टीवेशन एरिया अंडर ट्रांसजेनिक प्लांट, या फिर जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप इन द वर्ल्ड। जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है वो वर्ल्ड में
कौन सी क्रॉप को सर्वाधिक एरिया में उगाया जाता है या उसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सोयाबीन। जो सोयाबीन है उसका पहला स्थान है एरिया में वर्ल्ड में, और जो मेज है उसका दूसरा है, कॉटन का तीसरा है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको ये तो याद रखना ही है कि वर्ल्ड में सोयाबीन का एरिया में पहला स्थान है ट्रांसजेनिक प्लांट कल्टीवेशन में। और आपको इंडिया का भी ध्यान रखना है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक प्लांट उगाई जाती है वो होती है दोस्तों कॉटन। जो कॉटन होती है वो ट्रांसजेनिक प्लांट का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा इंडिया में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7th क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैविंग फर्स्ट प्लेस इन द कल्टीवेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। जो ट्रांसजेनिक प्लांट है प्लांट उगाई जाती है, इसमें किस कंट्री का सबसे ज़्यादा एरिया है या सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा यूएसए। जो यूएसए है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक प्लांट का कल्टीवेशन किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा स्थान है वो है ब्राज़ील का, तीसरा स्थान है वो है अर्जेंटीना का, और चौथा जो स्थान है फोर्थ स्थान है वो है कनाडा का। और आपको साथ ही में ये भी याद रखना है कि इंडिया का, भारत जो अपना देश है, इसका ट्रांसजेनिक प्लांट कल्टीवेशन में 5th प्लेस है, 5वां स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। तो जो ऑप्शन ए है वो यूएसए, वर्ल्ड में सर्वाधिक जो ट्रांसजेनिक प्लांट बोई जाती है वो है यूएसए में, और सब जो इंडिया का स्थान है वो है 5वां, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज, पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी थी। तो दोस्तों जो पहली ट्रांसजेनिक प्लांट थी वो है आपका, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीटी टोबैको। जो बीटी टोबैको है वो पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप थी, और ये सबसे पहले डेवलप की गई थी 1987 में, 1987 में, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो 9th क्वेश्चन है दोस्तों वो है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो एसएमआर ऑफ राइस। जो राइस क्रॉप है उसका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या होता है, कितना होता है। तो दोस्तों वो होता है 1:80। ऑप्शन जो डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या होता है। किसी किसी भी क्रॉप के किसी भी बीज को, एक बीज को जब बोया जाता है और उसको हार्वेस्ट किया जाता है तो उससे कितने मैक्सिमम बीज प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि जो एक बीज है उससे कितने बीज मैक्सिमम प्राप्त किए जा सकते हैं, तो वही आपका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो हो जाएगा। जो आपका राइस क्रॉप का होता है उसका होता है 1:80। जो 1:200 होता है ये होता है आपका बाजरे का। 1:110 होता है ये होता है आपका दलहनी फसलों का, ग्राम का। और इसके बाद 1:20 होता है ये होता है आपका वीट का, वीट क्रॉप का सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो 1:20 होता है। और आपको इसका जो सही आंसर है राइस का सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है 1:80, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज हैविंग लोवेस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेट। जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो सबसे कम किस क्रॉप का होता है। दोस्तों आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो ग्राउंडनट क्रॉप होती है उसका सीड रिप्लेसमेंट रेट वो होता है जो सबसे कम होता है। और दोस्तों ये होता है आपका 5। सीड रिप्लेसमेंट रेट जो ग्राउंडनट का होता है वो 5 होता है, सबसे कम होता है। जो काउपी है इसका होता है 14.2। जो आपका सनफ्लावर है इसका होता है 15, जो सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो पेडी होता है इसका होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो 17। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो सबसे कम ग्राउंडनट का होता है जो कि 5 होता है, और सबसे ज़्यादा होता है वो ग्राउंडनट का होता है, सनफ्लावर का होता है जो कि होता है आपका 50। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन जो है आपका 11th क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको याद रखना है किसी भी एग्जाम में आने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो 11th क्वेश्चन है वो है सीड रिप्लेसमेंट रेट ऑफ हाइब्रिड सीड इज। जो सीड रिप्लेसमेंट रेट हाइब्रिड सीड का कितना होता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है 100% होता है सीड रिप्लेसमेंट हाइब्रिड सीड का। और ये इसलिए होता है क्योंकि
जो हाइब्रिड सीड होता है वो हर साल नया बोया जाता है, हर साल नया सीड उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सीड रिप्लेसमेंट रेट 100% होता है और ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द हाईएस्ट पेस्टिसाइड यूज्ड क्रॉप इज। जो सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड किस क्रॉप में यूज किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो होगा कॉटन। ये भी आपको याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 13 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है द फर्स्ट केवीके वाज एस्टाब्लिश इन 1974 एट। 1974 में पहला केवीके कहाँ पर एस्टाब्लिशमेंट किया गया? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है पौंडीचेरी। दोस्तों पौंडीचेरी, यह आपको याद रखना है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो पहला केवीके है वो 1974 में कहाँ पे विकसित किया गया? पौंडीचेरी में विकसित किया गया, जो कि कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो कॉटन का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है आपका नागपुर में, और वो रिसर्च का इंस्टीट्यूट का नाम है CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। और जो जोधपुर में आपका है वो है काजरी, CAJRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और साथ ही ये भी आपको याद रखना है कि जो काजरी जोधपुर में इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों डॉक्टर एनी बोरलॉग वॉज। डॉक्टर एनी बोरलॉग क्या थे? तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है और इसका जो सही आंसर है वो है प्लांट पैथोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर एनी बोरलॉग थे वो प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल वाज। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल का कौन सा था? ठीक है दोस्तों, तो जो इसका सही आंसर है वो है सी ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। जो सही आंसर है इसका दोस्तों वो है 2015। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल वाज 2015। जो पहला ऑप्शन है ए, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी था, बायोडाइवर्सिटी के लिए था। और जो 2014 था ये आपके फैमिली फार्मिंग के लिए था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। और जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो है 2016। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पल्सेस के लिए इंटरनेशनल ईयर था। इंटरनेशनल ईयर फॉर पल्सेस 2016 था, बायोडाइवर्सिटी के लिए 2010, 2014 फैमिली फार्मिंग के लिए, और जो 2015 था वो सोइल के लिए था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है 5 जून सेलिब्रेटेड हैज। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो इनमें से जो 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर जो दूसरे ऑप्शन है उनकी बात की जाए, जो ओजोन डे है, जो ओजोन डे है दोस्तों ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो वर्ल्ड फूड डे है दोस्तों ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो किसान डे है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो किसान डे है ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है, जो अभी रिसेंटली निकला है। और जो 23 दिसंबर है ये भी आपको याद रखना है कि जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है किसान डे। और ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जो 16th क्वेश्चन है आपका उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन डे आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और किसान डे जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है, जो चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री थे भारत देश के, उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है किसान कॉल सेंटर वाज लॉन्च्ड इन। जो किसान कॉल सेंटर है वो कब लॉन्च किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों
किसान कॉल सेंटर जो लॉन्च किया गया था वो आपका किया गया था 2004 में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। किसान कॉल सेंटर आपका 2004 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका 18th क्वेश्चन है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि द वर्ड एग्रोनॉमी डेराइव्ड फ्रॉम, जो एग्रोनॉमी है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो दोस्तों जो एग्रोनॉमी शब्द है वो है ग्रीक भाषा का शब्द है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन, ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन, तो दोस्तों जो ये क्रॉस है ये है व्हीट एंड राई का, व्हीट एंड राई का जो क्रॉस है वो है ट्रिटिकेल। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्रिटिकेल है फर्स्ट मैन मेड क्रॉप है। ट्रिटिकेल जो क्या है, फर्स्ट मैन मेड क्रॉप है, आपको याद रखना है। और साथ ही याद रखना है कि ये व्हीट और राई का क्रॉस था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू आईसीएआर, अकॉर्डिंग टू आईसीएआर टोटल नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इन इंडिया आर, जो इंडिया में एग्रो इकोलॉजिकल के कितने कितनी संख्या है? तो दोस्तों आपको आईसीआर के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो ये होते हैं 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको जो आईसीआर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आईसीआर ये आपके होते हैं 8। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। और जो 21 होते हैं ये होते हैं आपके NBSS एंड लूप। जो NBSS लूप होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में एग्रो इकोलॉजिकल रीजन की जो टोटल संख्या होती है वो 21 होती है। और जो आपका आईसीआर होता है उसके अकॉर्डिंग 8 होती है। ये आपको याद रखना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए 17 होते हैं। 17 नंबर आपको याद होगा कि जो एसेंशियल न्यूट्रेंट्स हैं, एसेंशियल टोटल न्यूट्रेंट है वो है 17। और जो आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया में वो है 15। ये आपको याद रखना है। और ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। और आपको याद रखना है कि जो आईसीआर के अकॉर्डिंग आपका एग्रो इकोलॉजिकल जोन होते हैं वो होते हैं 8, और जो NBSS एंड लूप होते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं आपके 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो की फुल PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू। जय हिंद।